हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। सो माय नेम इज़ विशाल मिश्रा और आज मैं आप लोगों को कूलॉम के नियम का एकदम लास्ट लेक्चर आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कूलॉम के नियम का सूत्र जान लिया था कि कूलॉम ने क्या क्या बातें कही थी और कूलॉम का नियम क्या होता है। तो कूलॉम के नियम में हमने जाना था कि जब कूलॉम का नियम वायु अथवा निर्वात में लग रहा होता है तो वहां पर फार्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके लिए है, वायु अथवा निर्वात के लिए। हमने वहां पर जान लिया था कि ऐसे क्या क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। एफ एम मतलब किसी माध्यम के लिए था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दीजिए। अब देखिए, हमने वहां पर एक बात बतानी थी और वो बात ये थी कि एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन का मतलब ये हो गया, सॉरी यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा और किसी माध्यम के लिए तो हम लोग यहाँ पर माध्यम ले लेंगे। यहाँ पर एप्सिलॉन एम ले लेंगे मतलब किसी मीडियम में, तथा एप्सिलॉन नॉट में, तथा साथ में ही हम लोग एप्सिलॉन नॉट सॉरी एफ नॉट तथा एफ एम में संबंध देखते हैं कि इनके बीच में क्या संबंध होता है। रिलेशन देखना है, रिलेशन देखना है। अच्छा बेटा, तो रिलेशन देखना है, तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं एफ नॉट को एफ एम से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, जब एफ नॉट को एफ एम से डिवाइड करेंगे तब क्या बनता है हम लोग देखते हैं। मतलब हम लोग लिख सकते हैं इसके संबंध के लिए समीकरण एक को समीकरण दो से भाग करने पर। अच्छा बेटा, तो जब डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम किसी मीडियम के लिए, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये दोनों पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और यहां से 4 पाई भी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, एफ एम यहां पर नीचे रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ये हमको मिलता है बल और परावैद्युत के बीच में संबंध मिलता है। अच्छा बेटा, एक बात समझिए, इसमें क्या है कि जो बल हमारा एफ नॉट किसके लिए होता है, वायु अथवा निर्वात के लिए होता है। वायु अथवा निर्वात में एफ इनके बीच में एक संबंध होता है। अब आप सोचिए कि वायु है या फिर वायु के सिवाय कोई अनदर माध्यम में हम लेकर के जाते हैं तो वहां पर कोई परावैद्युतांक माध्यम होगा, मतलब कुछ अनदर तरीके से व्यवहार कर रहा होगा, उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अलग से कुछ बिहेव कर रहे होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक माध्यम, आपेक्षिक परावैद्युतांक बोलते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता बोल सकते हैं हम लोग। मतलब हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ आर। आर का मतलब होता है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया सापेक्ष वैद्युतशीलता। सापेक्ष वैद्युतशीलता। अच्छा बेटा देखिए, सापेक्ष वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, हम पूरी बात यहां पर समझेंगे। मतलब देखिए, इसमें पहले सबसे बात ये समझिए कि ER है क्या। हम लोग इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें, सापेक्ष वैद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक वैद्युतशीलता, इसको हम लोग कभी कभी कहीं कहीं पर लिखा होता है परावैद्युतांक, तो परावैद्युतांक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परावैद्युतांक का मतलब एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का घनत्व, वैद्युतशीलता। अच्छा बेटा, परावैद्युतांक माध्यम होता है ये, परावैद्युतांक माध्यम। अच्छा, इसमें बात समझिए बेटा, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, किसी वस्तु के सापेक्ष परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु अथवा निर्वात में उपस्थित माध्यम की क्या चीज, वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर परावैद्युतांक बोलते हैं।
एक बार फिर से डिफिनेशन सुनिए और बहुत अच्छे से समझिए। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर प्रावैधुतांक माध्यम क्या होता है? प्रावैधुतांक माध्यम होता है किसी वस्तु में उपस्थित माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु अथवा निर्वात में उपस्थित वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रावैद्युत माध्यम। अच्छा बेटा, तो इसकी कुछ कंडीशन होती है एप्सिलॉन आर की, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी। मतलब जैसे अगर आपसे कोई पूछे एप्सिलॉन ई आर की वैल्यू क्या 0 हो सकती है या 0.5 हो सकती है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोगों ने माना है, जैसा कि अभी तक हम लोगों ने कैलकुलेट किया, हमको एप्सिलॉन आर की रिलेटिव परमिटिविटी की सबसे स्मॉल वैल्यू मिली है, वो वैल्यू है एप्सिलॉन आर। और इस एप्सिलॉन आर की सबसे स्मॉल वैल्यू 1 मिली है, जो कि किसके लिए होती है? वायु अथवा निर्वात के लिए होती है। वायु अथवा निर्वात के लिए होती है। वायु अथवा निर्वात के लिए होती है बेटा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी होती है? एप्सिलॉन आर की होती है, जिसको क्या बोलते हैं? वायु अथवा निर्वात के लिए बोलते हैं। अच्छा बेटा, अब आप समझिए। अच्छा, तो मैक्सिमम किसके लिए होती होगी? अधिकतम की बात करें तो अधिकतम होती है हमारे किसी न किसी मेटल के लिए होती है। मेटल मतलब आप समझ सकते हैं धातुओं के लिए होती है। धातुओं की वैल्यू होती है एप्सिलॉन की, एप्सिलॉन आर के लिए धातु की जो वैल्यू होती है वो होती है अधिकतम। अधिकतम के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां पर इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। चलिए हम धातु को यहां ना लिख करके, यहां पर नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा, क्या लिखेंगे? धातु के लिए प्रावैधुतांक माध्यम का मान कितना होता? इन्फिनिटी होता, अनंत होता है। अच्छा, तो जैसा कि हमने इस बात को सीखा और हमको 2-3 बातें और पता चली थी। 2-3 बातें क्या क्या पता चली थी? हमको पता चला था कि एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कुछ। एप्सिलॉन नॉट किसके लिए होता है? वायु अथवा निर्वात के लिए होता है। वायु अथवा निर्वात के लिए होता है इसका मान 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। ऐसे बेटा जैसे वायु अथवा निर्वात के लिए इसको निकाले, ये सभी माध्यम के लिए तो अलग अलग होता होगा। जैसे आप जल के लिए देख लीजिए, किसके लिए? सॉरी, जल के लिए। तो जल के लिए जब हम देख रहे हैं तो यहां पर कौन सा माध्यम ले लेंगे हम लोग? यहां पर लिख लेते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स क्या हो जाएगा हमारा? वाटर हो जाएगा। तो डब्ल्यू वाटर के लिए हो गया। अच्छा बेटा देखिए, इससे छोटी वैल्यू होती है वाटर की, सॉरी वाटर का मान एप्सिलॉन नॉट के मान से अधिकतम होता है, क्योंकि हमने बताया था प्रीवियस ईयर, मतलब जो पिछला लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बताया था कि जो सबसे छोटी वैल्यू होती है प्रावैद्युत की, वैद्युतशीलता की, वो सबसे छोटी वैल्यू किसकी होती है? वायु अथवा निर्वात के लिए होती है। अच्छा, तो अधिकतम किसके लिए होती है? अभी हमने देखा इसके लिए होती है, अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होता है? इसकी वैल्यू होती है 7.17 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। अच्छा बेटा, और देख लीजिए, सबसे एक और भी यूज होता है ज्यादातर ग्लास के लिए यूज होता है। अच्छा, ग्लास के लिए कैसे होगा? ग्लास के लिए हमको पता है 3.01 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर होता है। अच्छा बेटा देखिए, तो इसकी जब बात करते हैं तो इसमें हमको इतनी सारी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग इसको याद कर ले और इसके लिए क्या होगा? निकल आएगा। कैसे निकलेगा इस बात को हम लोग देखते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर जगह, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। कैसे देखेंगे? हमको एप्सिलॉन नॉट का तो मान पता है, लेकिन हमको ये पता चल जाए कि रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, जो हमारे रिलेटिव परमिटिविटी होती है प्रावैद्युतांक माध्यम के लिए, वो क्या होती है? वाटर के लिए, जल के लिए देख लेते हैं। तो जल के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 81 होती है। 81 होती है। तो हम लोग निकालेंगे एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा ठीक है, एप्सिलॉन आर अपॉन जी इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन आर। तो जैसा कि हमको पता है एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? 81 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन, मतलब अगर हम इस यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं तो आप रख लीजिए और कैलकुलेट कर सकते हैं।
81 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, तो यहां पर निकल कर आता है 7168, लगभग ऐसे वैल्यू आती है। तो हम लोग अप्रॉक्स में देखेंगे, कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग आता है 7.1 इंटू 10 की पावर -10 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर एप्सिलॉन एम। मतलब एक बात ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10 की पावर -10 और इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -10। मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? वायु के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात देखिए, ग्लास के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ग्लास के रिस्पेक्ट में क्या होता है? ग्लास की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से बड़ी होती है। अर्थात हम लोग एक बात ये कह सकते हैं यहां पर कि जो एप्सिलॉन एम होगा वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन, हमेशा ज्यादा होगा किससे? वायु के लिए। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मतलब एप्सिलॉन एम का मान एप्सिलॉन नॉट से हमेशा सदैव अधिकतम होगा। क्यों अधिकतम होगा? क्योंकि हमको एक बात पता है, क्योंकि हमको पता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू ऑलवेज इज इक्वल और ग्रेटर देन टू 1। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होनी है और जब 1 से बड़ी होगी तो हमारी हमेशा एस जो एप्सिलॉन एम है उसकी वैल्यू क्या होगी? अधिकतम होगी। अच्छा, अगर ई आर की वैल्यू 1 है तो एप्सिलॉन नॉट की ही वैल्यू होती है। अच्छा, तो एप्सिलॉन नॉट के बारे में इतनी चीजें थी। अच्छा बेटा, अब आपको कैलकुलेट कर मतलब इन दोनों की वैल्यू को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे और भी तो बहुत है, माइका हो गया, स्टील हो गए, किसी भी चीज में अगर आप निकालेंगे तो सबके लिए अलग अलग वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? अब सबके लिए तो एप्सिलॉन नॉट का मान अलग होना है। एप्सिलॉन किसी भी माध्यम में अलग अलग रहता है। वायु में ये होता है तो वाटर में ये होता है, ग्लास में ये होता है। अच्छा, वाटर के भी लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पर लिख लीजिएगा। वाटर की तो लिख दिए थे, ग्लास की भी लिख लीजिए क्योंकि ग्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ग्लास के लिए इसकी वैल्यू होती है ई आर की वैल्यू होती है 7। किसके लिए? कांच के लिए होती है। अच्छा, और आपके जल के लिए लिख ही दिए थे लेकिन फिर से हम यहां लिख दे रहे हैं। जल के लिए कितना होता है? इसका 81 होता है, यहां पर जल लिख सकते हैं। अच्छा बेटा, तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन में संबंध आपको समझ में आ गया। इसको अलग से हमने क्यों बना? क्योंकि इसमें आपको एक फील मिलता है। फील ये मिलता है कि जैसे जैसे हमने एक बात बताई थी कि एप्सिलॉन की वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाते हैं। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम लोग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेकर के जा रहे हैं, जैसे वायु अथवा निर्वात को छोड़कर किसी दूसरे माध्यम में ले आते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन का मान बढ़ जाता है। मतलब वैद्युतशीलता क्या होती है? इंक्रीज करती जाती है। अब वैद्युतशीलता अगर बढ़ रही है तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर वैद्युतशीलता का मान बढ़ता जा रहा है मतलब बल का मान क्या होगा? कम होगा ना। बात ये समझ में आ रही है कि नहीं? तो जब वैद्युतशीलता का मान कम होगा मतलब ये चीज ये ध्यान दीजिए बेटा। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए फट से, तो हम बताते हैं। अच्छा, नोट कीजिए, फट से नोट कीजिए, उसके बाद बात करते हैं इसमें। हाँ तो बेटा देखिए, यहां तक तो हमने बातें समझ ली। यहां तक बातें समझने के बाद हमको बात करनी है अब कि दोनों चार्जेस के बीच में जो हमने बात बताई थी कि दोनों चार्जेस Q1 व Q2 के बीच में आपका जो बल का मान होता है, बल का मान डिक्रीज कर रहा होता है जब वैद्युतशीलता बढ़ती है। तो इसमें देखिए ध्यान से बात समझिए, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एफ एम, ठीक, एफ नॉट अपॉन एफ एम। एफ नॉट का मतलब हो गया एफ वायु के लिए है, एफ एम किसके लिए हो गया? किसी माध्यम के लिए हो गया। और जैसा कि हमको एक बात पता चली कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या मिलता है हमको? एक प्रावैद्युतांक माध्यम के लिए एक वैद्युतशीलता मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन आर लिखेंगे। अच्छा बेटा, अब यहां पर हमको माध्यम के लिए तो बल चाहिए, तो जब माध्यम के लिए बल निकालेंगे तो ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। इसका मतलब हमको मिल रहा है एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। अच्छा बेटा देखो, कहीं कहीं वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाते हैं तो उसके लिए आपसे सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन बातें तो हम समझा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा बेटा ठीक है, देखिए इसमें आप ध्यान से बात सुनिए। तो जैसा कि अभी हमने एक बात बताई कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है ऑलवेज ग्रेटर देन होती है किससे? 1 से। हमने एक बात अभी ये बताई, यहां पर बताई थी हमने, लेकिन चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम बता देते हैं फिर से। यहां पर हमने बताई कि अगर हम लोग एप्सिलॉन एयर की वैल्यू देखेंगे, आर की एयर के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो एयर के लिए क्या होता है? 1 होता है।
1 छोड़कर इसके बाद कोई भी अगर हम लोग माध्यम लेते हैं, जैसे अभी हमने जल के लिए भी बताया था, जल के लिए कितना लिखा था 81 लिख दिए थे। हमने बताया अगर कांच लेते हैं तो कांच में 7 आ जाता है। अगर कोई धातु ले लेते हैं तो धातु के लिए इसकी वैल्यू ही अनंत होती है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, बल लगता ही नहीं होगा वहां पर चार्जेस के बीच में। ये सब बातें हो रही थी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसमें हम देखें एप्सिलॉन आर का मान, मतलब प्रवैद्युतांक माध्यम जो कि विद्युतशीलता के लिए यूज किया जा रहा है, अगर इसका मान बढ़ रहा है, इसका मान बढ़ रहा है, इसके मतलब बल का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है। इस बात को समझ में आई कि नहीं? मतलब अगर हम लोग जल में देखें, जल के रिस्पेक्ट में देखें, तो जल के अकॉर्डिंग इसका मान क्या होगा, जल में कम होगा जितना कि वायु में रहा होगा, क्योंकि वायु को तो डिवाइड कर रहे हैं, उसी का तो आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई? हमने जो बात बताई थी पहले, इसके पहले के लेक्चर में हमने कहा था कि गुलाम ने बात बताई कि इनमें बल लगता है, लेकिन अगर इन्हीं बलों को हमने प्रयोग किया, कुचालक में रख दिए, चालक धातुओं में रख दिए, अर्धचालक में रख दिए, मतलब हम लोग पानी में रख दिए, एल्कोहल में डाल के देखे, सब जगह पर वैद्युतशीलता तो बदल रही थी, मतलब अपने आप को स्ट्रांग कर रही थी। जो जैसे जैसे वैद्युतशीलता का मान बढ़ता गया वैसे वैसे बल का मान क्या हो गया, घटता गया। इस बात को थोड़ा सा समझिए और फील कीजिए। अच्छा बेटा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन होगा, इस पॉइंट पर कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों को एक चीज और बच रही है कूलाम के नियम में। आज हम लोग कूलाम का नियम खत्म कर देंगे एकदम से। कूलाम के नियम का एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है जिसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बोर्ड के पेपर में भी पूछा जाता है, तो इसको फट से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कूलाम का नियम पढ़ लेते हैं। अच्छा बेटा, तो अब हम लोग देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। इंपॉर्टेंट बहुत है, बोर्ड के अकॉर्डिंग, है ना? तो चलिए देखते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप। अच्छा, तो कूलाम के नियम के सदिश रूप में ये बात हुई कि कूलाम ने ये बात जो बताई कि जो हमारा Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, अब दोनों चार्ज को हम ले लेते हैं प्लस वाला। अब जब हमने प्लस ले लिया तो इनका सेंटर यहां पर होगा और इनका सेंटर यहां पर होगा। अच्छा बेटा, तो एक काम करते, रुक जाओ, मतलब आपको अच्छे से समझना है तो आप ऐसे कुछ कीजिए, यहां पर एक चार्ज ले लीजिए और एक चार्ज को यहां पर ले लीजिए। यहां पर ले लीजिए Q1 को प्लस में, यहां पर ले लीजिए Q2 को प्लस में, इनके बीच की कुछ दूरी होगी। अच्छा बेटा, तो जैसा कि हमने एक बात बताई थी कि कूलाम ने एक बात कही, इस छोड़े को बड़ा बड़ा बना दें जिससे समझ में आ जाए। कूलाम ने ये बात कही थी कि जो हमारा बल लगेगा वो बल कैसा लगेगा, इसी लाइन के एक्सिस पर लग रहा होगा। पहले लेक्चर में हमने बात की थी इसके बारे में, कूलाम के बारे में जब हम बता रहे थे, तो इधर की तरफ बल लगेगा किसकी वजह से, Q1 की वजह से। तो जब Q1 की वजह से बल लग रहा होगा तो यहां पर जो बल होगा वो क्या होगा, F21 वेक्टर, मतलब फर्स्ट के रिस्पेक्ट से 2 पर बल लग रहा है, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे पर बल लगाया जा रहा है, तो F21 वेक्टर हो गया। अच्छा बेटा, मतलब जब Q1 से Q2 पर बल लगेगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, दो प्लस वाले चार्जेस है, जब प्लस चार्ज है तो Q1 से जब Q2 पर बल लगेगा तो क्या होगा, F वेक्टर होगा किससे, पहले वाले के कारण दूसरे वाले पर बल लग रहा है। अच्छा बेटा, इधर की तरफ क्या बल होगा हमारा, पहले वाले के कारण दूसरे वाले पर, दूसरे वाले के कारण पहले वाले पर बल लग रहा होगा। इनके बीच की कुछ दूरी होगी R, R को हम लोग लिखते हैं मॉड में। अच्छा बेटा, एक बात आप सोचिए कि जब हमारे डिस्टेंस की बात हो रही होगी तो बल एक बार इधर की तरफ लगेगा, एक बार इधर की तरफ। जब बल इधर की तरफ लग रहा होगा तो हम लोग दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी हम लोग निकालेंगे R2 में से R1 को क्या कर देंगे, R2 वेक्टर में से R1 वेक्टर को घटाएंगे। कब, जब इधर से इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, मतलब Q1 से Q2 पर फोर्स लगेगा तो हम लोग R2 से क्या करेंगे, R1 को घटाएंगे। ठीक बेटा, अच्छा, लेकिन जब Q2 से Q1 पर फोर्स लग रहा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इधर की तरफ लाएंगे, मतलब हमारा जो R1 होगा, R1 में से अब क्या घटा रहे होंगे हम लोग, R2 को घटा रहे होंगे। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, इस पॉइंट को समझ में आया? अच्छा ठीक है, एक मिनट फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बता दीजिए।
या आप रिपीट करके थोड़ा सा बैक कीजिए और फिर से एक बार चेक कीजिए। इसमें जब हमारा Q1 Q2 पर बल लगाएगा, Q1 Q2 पर लगाएगा तो ये बाहर की तरफ इसको ढकेलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस कैसे हैं? सेम चार्ज है। जब समान है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। आवेश वाले लेक्चर में हमने बताया था, जो सबसे प्रीवियस वाला है, नहीं देखे हैं तो आप टाइप कर सकते हैं, फिजिक्स वाला, सॉरी इसी चैनल पर आप लोग टाइप कर सकते हैं। क्या चीज टाइप करेंगे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमारे लेक्चर में आप जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर के आप हमारे पहले लेक्चर को देख सकते हैं। देखिए बेटा, इसमें क्या होगा, R2 माइनस R1 का वेक्टर। तो जब इसमें R2 माइनस R1 का वेक्टर होगा तो क्या होगा, Q1 Q2 पर लग रहा होगा। जब Q1 से Q2 पर लगेगा तो आपका जो पहला वाला है, पहले वाले के कारण दूसरे वाले पर बल लग रहा है तो हम लोग लिखेंगे F21। इसमें क्या होगा, जब Q2 से Q1 पर बल लगेगा तो हम लोग लिखेंगे 2 2 से 1 पर लग रहा है। अच्छा बेटा, Q1 से कहां पर जाएगा, Q2 पर जाएगा। जब Q1 से Q2 पर जाएगा तो हमारा R2 मतलब यहां के लिए होगा और R1 यहां के, तो हम लोग लंबे वाले से पहले वाले को घटा देंगे तो R2 माइनस R1 मिलेगा। जब Q2 से Q1 पर लगेगा तो Q1 वाला मतलब R1 दूर होगा तो R1 में से R2 घटा देंगे। अब हम लोग लिखते हैं कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म। तो कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर ऑफ 1 इंटू 2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R का स्क्वायर। यहां पर होगा बेटा एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है ये एकांक वेक्टर। तो एकांक वेक्टर हम लोग किसके लिए देख रहे हैं, ध्यान से बात सुनिए, F12 के लिए देख रहे हैं। तो F12 के लिए देखेंगे तो डिस्टेंस ये वाली ले रहे होंगे, ठीक है। तो जब F12 के लिए देखेंगे तो F12 के लिए R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर हो जाएगा। अच्छा बेटा, के Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर करेंगे। अच्छा बेटा, देखिए हमको इसका कौन सा वेक्टर लेना है, एकांक वेक्टर। तो हमको एक बात पता चली है 11th क्लास में, वैसे बेटा हमने तो 11th क्लास में पढ़ाया नहीं, 11th क्लास जल्द ही स्टार्ट कर देंगे हम, बस आप लोग सपोर्ट करेंगे। अच्छा बेटा, R1 का वेक्टर, एकांक वेक्टर का पहले फार्मूला लेते हैं। तो एकांक वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, ए होता है, ठीक है बेटा। ये होता है एकांक वेक्टर का फार्मूला। तो हमारे पास एकांक वेक्टर R1 माइनस R2 है। अच्छा बेटा, देखिए किसी किसी बुक में लिख देते हैं R1 2 वेक्टर, या किसी बुक में लिख देते हैं R21 वेक्टर। कि कोई कहता है दूसरे से पहले पर लग रहा है और कोई कहता है पहले से दूसरे पर लग रहा है, मतलब इधर इधर, मतलब इधर से इधर चलेंगे, कोई कहता है इधर से इधर चलेंगे। इस तरह से लिख लीजिए, कंफ्यूजन ही खत्म। R1 से R2 तक चलना, काम है। अच्छा बेटा देखिए, तो हम लोग लिखेंगे R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अच्छा बेटा, अब आप देखिए, जैसा कि हमने जो दूरी ली हुई है, R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 लिख सकते हैं। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यहां पर R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर, और अपॉन में क्या होगा, R1 का वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमारा वेक्टर फॉर्म क्या बनकर के आएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है बेटा। ये हमारा जाकर के बन जाएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप। अच्छा बेटा, ये तो हमने F12 के लिए निकाल लिया। अगर F21 के लिए देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, और करके सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा, सेम इसी तरह से, कुछ भी नहीं, कुछ चेंज ही नहीं करना है। मतलब हम लोग सिमिलरली करेंगे तो क्या मिल जाएगा, F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 की जगह पर क्या हो जाएगा, R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, सॉरी R2 माइनस R1 का क्यूब। यहां पर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये मिल जाएगा हमें कूलाम का। अच्छा बेटा, ये हो गए हमारे कूलाम के नियम। अब कूलाम का नियम का हम लोगों ने कौन सा रूप देख लिया, सदिश रूप देख लिया। अब कूलाम के नियम तथा हम लोग ने वैद्युत बल के बारे में समझ लिया क्या होता है वैद्युत बल, तथा हम लोग गुरुत्वाकर्षण का बल पढ़े थे अगली बार,
उसमें संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उससे कंक्लूड करेंगे। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना ज्यादा ताकतवर है। गुरुत्वाकर्षण बल ताकतवर है कि वैद्युत बल ताकतवर है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। गुड।